Hello, 9th standard. Welcome back to the Crystal Concept. And today we are going to discuss class 9th साइंस 1 का सेकेंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन के लिए एक क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए होने वाला है। दिस इज द कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बट दिस क्वेश्चन पेपर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न और विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। Guys, let's begin with this question paper. Look at this. This is your question paper. कंप्लीट 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है और आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो। बट मैं कॉन्सेप्चुअली इस पूरे पेपर को डिस्कस करूंगा जिससे आपका साइंस 1 का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 एमसीक्यू यहाँ पे पूछे गए, 5 एमसीक्यू पूछे गए हैं और सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हायर इन। साउंड का वेलोसिटी किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो अगर अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर अगर 129 पे अगर आप आते हो, जो आपके पास पे टेक्स्ट बुक अभी होगा, तो उसमें आप ये चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड में साउंड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम और गैसेस में उस सबसे कम। और यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि हाईएस्ट इन द सॉलिड एंड लीस्ट इन द लिक्विड। तो यहाँ से हमें क्लियर कट समझ में आता है कि साउंड का वेलोसिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में और उससे भी कम होता है गैसेस में। और ये सारी बातें मैंने वन शॉट आईएमपी, जो चैप्टर वाइज वन शॉट आईएमपी चैनल पे अपलोडेड है, उनमें बता रखी है। तो आप एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि साइंस की वन शॉट आईएमपीस को आप प्रैक्टिस कर लो। लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। हर एक चैप्टर्स की वन शॉट आईएमपी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ सॉलिड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डैश कन्वर्ट अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कौन सी चीज अल्ट्रासोनिक साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है? तो अगर आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 132 पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखने को मिलेगा कि द रिसीवर कन्वर्ट अल्ट्रासोनिक साउंड। जो भी शिप के अंदर जो रिसीवर लगे रहते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये सारी मार्किंग मैंने वन शॉट आईएमपी में डिस्कस की है। तो हर एक चैप्टर का वन शॉट आईएमपी आप देख लेना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो 132 पेज नंबर पे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रिसीवर दैट कन्वर्ट अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट, अ कार्बन एटम फॉर्म डैश कोवेलेंट बॉन्ड विद द अदर एटम। एक कार्बन एटम दूसरे एटम के साथ में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? तो हम अगर एक कार्बन लेते हैं तो कार्बन टोटल आपको दिख रहा होगा 4 हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। मतलब एक कार्बन एटम टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बात 143 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको पेज नंबर क्यों बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जब भी हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके रिलेटेड जब पेज को ओपन करते हैं तो हम दो बातें एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो हमारा वहां पे अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है और कार्बन टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा 2,4। और यहाँ पे आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के जो मैंने वन शॉट आईएमपी में बता रखी है बातें, वो सब यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको हाईलाइटेड करके भी दिख रहा है, दिस इज व्हाट 4 कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द हाइड्रोकार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इज कॉल्ड डैश हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाली जो कार्बन की चेन बनती है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, तो आपको जहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पे दिखते हैं तो ऐसे को यहाँ पे उसी सेम पेज नंबर 143 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। और अगर वहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? तो यहाँ पे बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 और इसको हम बोलते हैं
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaHCO3 और उसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। बट इसके साथ आपको और कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ, दैट इज द IMP टॉपिक फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ पे अगर हम टेबल सॉल्ट की बात करें तो टेबल सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl और उसका केमिकल जो नेम होता है वो आपको कमेंट करके बताना है कि हम NaCl को क्या बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपको ध्यान रखना है, मे बी आपके इस वाले एग्जाम में आपको इनमें से कोई क्वेश्चन दिख सकता है। और आगे हम बढ़ते हैं तो ये है, आपको दिख रहा होगा नाम उस पैकेट पे लिखा हो जिसको कमेंट आपको करना है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि आप मेरे साथ में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। टेक्स्ट बुक आपके साथ में होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2CO3.H2O। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको चार्ट को अच्छे से चार्ट जाना है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। नेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी जो मुझे चाहिए अभी, वो है अपना टेलीग्राम का चैनल जो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए और व्हाट्सएप का चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे सारे वीडियोस की अपडेट आपको दी जाती है, PDF वगैरह क्वेश्चन पेपर के अपलोड्स किए जाते हैं। दूसरी बात, सेमेस्टर 2 एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोडेड है। हर सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना देते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। तो आपको इन वीडियोस को जरूर देखना है, चेकआउट कर लेना। मैं सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, जिसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको चार्ट के फॉर्म में इसके बारे में समझाया है, तो कमेंट करके इसका आंसर अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो ये आपके लिए एक तरीके का चैलेंज होगा जो आपको कमेंट करके अभी बताना, दैट इज चैलेंज फॉर यू गाइस। ओके, फटाफट इसके कमेंट करो इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अल्फा, लैम्डा, बीटा और गामा में से कौन सा ऑड वन आउट होगा। अगर हम अपने इस चार्ट की बात करें, अपने टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अल्फा, बीटा और गामा दे रखा है, बट यहाँ पे लैम्डा नाम की कोई चीज नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा होता है जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अपने में से रेडिएशन इमिट करते हैं और इन तीनों रेडिएशन को वो इमिट करते हैं। यहाँ पे लैम्डा नाम का कोई भी रेडिएशन नहीं होता है। दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा, बिकॉज अदर्स आर रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इनमें एक्स्ट्रा बातें आपको क्या ध्यान रखनी है? पहली बात तो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट इज यहाँ पे जो गामा होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे गामा के बारे में और ध्यान रखना है कि गामा की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, मतलब 15 सेंटीमीटर वाले थिकनेस वाली स्क्रीन को या सब्सटेंस को ये पार करके चला जाता है। 15 सेंटीमीटर वाली थिकनेस की जो दीवार होती है उसको गामा रेडिएशन अच्छे से पेनिट्रेट कर सकता है। इसका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से 10,000 गुना ज्यादा अच्छा होता है, वो यहाँ लिख रखा है। आगे हम बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे तो अल्फा के पास चार्ज होता है +2, बीटा के पास होता है -1 क्योंकि वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन है, और जो अल्फा होता है वो अपने आप में एक हीलियम पार्टिकल है, दैट इज He2+, हीलियम आयंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ बातें जो हाईलाइटेड मैंने आपको करके रखी है उनको जरूर रीड कर लेना। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। 120 डिग्री वाला, अगर आप मिरर को 120 डिग्री पे अरेंज करते हो तो वो कितनी इमेजेस बनाएगा, और 90 डिग्री पे दो मिरर को अरेंज करते हो तो वो कितने एंगल्स मिरर इमेजेस बनाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। देखो, मिरर मतलब क्या कि आपने यहाँ पे दो मिरर ले रखे हैं। लेट्स सी, लुक एट दिस। आपने यहाँ पे क्या किया है, दो मिरर ले लिए इस तरीके से, और आपने उन मिरर्स को कुछ एंगल्स पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, मे बी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो वो मिरर अपने अंदर बहुत सारी अलग अलग इमेजेस बनाता है, नंबर ऑफ इमेज चेंज होती रहती है अगर आप मिरर के बीच का एंगल चेंज करते हो तो सबसे पहला एंगल हमें दे रखा 120 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला है n = 360/a - 1। ओके,
तो पहले सबसे पहले ए का वैल्यू हमें पुट करना है, दैट इज 120 डिग्री। क्वेश्चन में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा हो जाएगा 36, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2। पहले का आंसर तो हमें मिल चुका है ए का, दैट इज 2, ऑप्शन नंबर 2। और अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखने की बात करें तो वो आ जाएगा 2 इमेज बनाएगा अगर हम दो मिरर को 120 डिग्री पे रखें एक दूसरे से। तो अब हम बात करते हैं 90 डिग्री की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री आपके लिए पुट कर लेता हूँ। तो 90 से अगर मैं डिवाइड करूंगा ये 4 आएगा, और 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो अगर 90 डिग्री पे हम रखते हैं तो टोटल कितनी इमेजेस बनती है? टोटल 3 इमेजेस बनती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना, इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इफ इनर सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, अगर स्पेरिकल मिरर का अंदर का सरफेस हम क्या रखें? रिफ्लेक्टिंग रखें, तो क्या उस मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे? ये आपको ट्रू फॉल्स का सवाल पूछा है। तो अगर हम मिरर का इनर सरफेस मतलब अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग रखें, मतलब बाहर वाले को कलर कर दिया और अंदर वाले सरफेस पे लाइट गिर के रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो ऑब्वियसली ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर ही बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से सही भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, सीलिंग ऑफ मूवी थिएटर एंड कॉन्फ्रेंस हॉल इज कर्व्ड। जो मूवी थिएटर होते हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं उनकी सीलिंग कर्व्ड क्यों होती है? तो उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, द कर्व रूफ इन मूवी थिएटर्स एंड कॉन्फ्रेंस हॉल इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करना चाहते हैं? वो इंश्योर करना चाहते हैं साउंड इज रिफ्लेक्टेड। और अगर साउंड रिफ्लेक्ट होगा अच्छे तरीके से फ्रॉम द कर्व रूफ एंड द वॉल्स, इट रीचेस एवरी पार्ट ऑफ द रूम यूनिफॉर्मली। तो वो जो साउंड होगा वो रूम के हर एक पार्ट पे अच्छे से पहुंच पाएगा। और यहाँ पे अगर मान लो ये आदमी स्पीकर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे ये पर्सन स्पीकर है तो इसने जो भी बात बोली होगी वो रूम के अलग अलग पार्ट पे टकरा के उस रूम में जितने भी लोग बैठे होंगे उन तक अच्छे से पहुंच पाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, दिस इंश्योर दैट every person sitting in the theater or hall can listen to sound clearly। तो अच्छे से उस साउंड को सुन पाएंगे उस रूम में बैठा हुआ हर एक इंसान। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, वी कैन नॉट हियर इको प्रोड्यूस इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो इको प्रोड्यूस होता है, मतलब क्लासरूम में मान लो कोई टीचर बात कर रही है, टीचर की आवाज हमें बार बार क्यों नहीं सुनाई देती, एक ही बार क्यों सुनाई देती है? तो उसके पीछे का रीजन आपको समझना है। इन क्लासरूम द डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स इज यूजुअली लेस देन 17 सेंटीमीटर। क्लासरूम में जो दो दीवारों के बीच की दूरी होती है वो 17 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और उससे क्या होता है, 17 सेंटीमीटर से कम होने की वजह से when sound become off the walls and reaches our ear in just 0.1 सेकेंड, तो क्या होता है, वो जो साउंड होता है वो 0.1 सेकेंड या उससे भी कम समय में हमारे कानों तक टकरा के वापस पहुंच देता है। और पहुंचता है तो वी कांट टेल द डिफरेंस। मतलब मैं समझाता हूँ कि मान लो कि ये क्लासरूम की दो दीवारें हैं, अपोजिट दीवारें हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 17 सेंटीमीटर से भी 17 मीटर से भी कम होती है। जब टीचर ने कुछ बोला तो साउंड यहाँ पे टकराया इस दीवार पे और टकरा के वापस आप तक पहुंचा, बराबर। तो एक तो साउंड आपने पहले डायरेक्टली सुना होगा और दूसरा साउंड टकरा के आप तक पहुंचा वो आपने सुना। बट इन दोनों साउंड के बीच का गैप इतना कम होता है कि आप पहचान भी नहीं पाते हो कि ओरिजिनल साउंड कौन सा था और रिफ्लेक्ट करके जो साउंड आया वो कौन सा था, क्योंकि दोनों साउंड अच्छे से मर्ज हो जाते हैं। तो आप डिफरेंस नहीं कर पाते हो क्योंकि वो दूरी रूम के बीच की 17 मीटर से कम है। अगर वो दूरी को 17 मीटर से अगर हम ज्यादा कर देंगे तो जो टीचर ने कोई बात बोली आपने डायरेक्ट सुनी, आप यहाँ पे बैठे हो, और वही बात टकरा के वापस आपको आएगी और डबल बार आपको सुनाई देगी और आप उसमें फर्क कर पाओगे क्योंकि अब साउंड को टकरा के आने में बहुत ज्यादा समय लगा। तो ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आप तक पहुंचा है उनमें एक अच्छे टाइम का गैप होने की वजह से आप उस को महसूस कर पाओगे और उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए वो दूरी 17 मीटर से कम रखी जाती है। बात समझ में आया? ये यहाँ पे आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफाइट इज नॉट यूज इन ऑर्नामेंट। ग्राफाइट को ऑर्नामेंट बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, क्यों? ग्राफाइट इज नॉट यूज इन ऑर्नामेंट बिकॉज लैक्स लक्सचर, के पास चमकीलापन नहीं होता जो ऑर्नामेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, इट इज सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ग्राफाइट बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाता है, उसका चूरा हो सकता है। इसके लिए उसको ऑर्नामेंट में हम यूज नहीं कर सकते। और भी कुछ पॉइंट रीजन है उसके, यहाँ पे आप देखते हो
ऑर्नामेंट्स रिक्वायर्ड मटेरियल, अगर आपको ऑर्नामेंट्स बनाने हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है जो मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो उसके बाद एक शाइन होनी बहुत जरूरी है और इजी मोल्डेबल होना चाहिए। मोल्डेबल मतलब हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं जैसे कि हम गोल्ड को देते हैं और सिल्वर को देते हैं। बट सिंस ग्राफाइट डजंट हैव दिस क्वालिटीज, बट मोल्डेबल वाली क्वालिटीज ग्राफाइट के पास नहीं है, शाइन वाली क्वालिटी ग्राफाइट के पास नहीं है, so it is not suitable for making jewelries or you can say that ornaments. Okay, next है why are mirror fitted on the outside of car convex, जो कार के आउटसाइड मिरर जो लगे रहते हैं वो कॉन्वेक्स क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि कार के साइड वाले मिरर में पीछे का हम रोड पूरा देख पा रहे हैं और जो भी कारें आ रही है बहुत छोटी छोटी दिख रही है, इसके वजह से हम ज्यादा कार और ज्यादा व्हीकल को देख पाते कि हमारे पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही है और अभी हमारे से कितनी दूरी पे है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको समझ जाएगा द मिरर ऑन द आउटसाइड ऑफ कार आर कॉन्वेक्स बिकॉज दे गिव ड्राइवर ए वाइडर व्यू, वो ड्राइवर को बहुत वाइडर मतलब एक बड़ा चौड़ा सा व्यू देता है, व्यू मतलब बड़ा सा पिक्चर का बैकग्राउंड का एक इमेज देता है उस मिरर के अंदर। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे, दिस मिरर क्रिएट स्मॉलर इमेजेस, जो गाड़ियों की इमेज आपको दिख रही है वो छोटी छोटी होती है, उससे आप ज्यादा व्हीकल्स को देख पाते हो, हेल्पिंग ड्राइवर टू सी मोर ऑफ द रोड एंड व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द साइड और बिहाइंड। तो ड्राइवर को ये समझ में आता है कि कोई भी व्हीकल जो उसके तरफ आ रहा है वो अभी उससे कितनी दूरी पे, क्योंकि उसको रोड भी अच्छे से पूरा दिख रहा होता है। ठीक है, तो ये सब कारण है, इसी के वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ को आप डिफाइन करना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके जाती है, जो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा। और फोकल लेंथ वो होती है जो दूरी होती है पोल से फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। The distance between pole and the principal focus of the mirror is called the focal length of mirror। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे why are carbonates compound is used as a fuel, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को फ्यूल के तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जैसा लकड़ी हो, जैसे मीथेन हो, इन सारे को हम लोग एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटेन हो, ये सारी गैसेस वगैरह हम सिलेंडर वगैरह में यूज करते हैं। तो क्यों, इसके पीछे का कारण है एज अ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स after combustion produce large amount of energy, also large amount of heat and energy। मतलब कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को जलाने के बाद बहुत ज्यादा हमें हीट या एनर्जी मिलती है, सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा, so to gain more heat and energy, carbon and its compound are mainly used as a fuel। तो ये आपका यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको आंसर्स भी दे रखे हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े आंसर्स मैं यहाँ पे आपको नहीं दे रहा हूँ जिनको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाए। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। अगर हम बात करते प्लेन और कॉनकेव मिरर की, तो पहला है प्लेन मिरर जो होते हैं वो इमेज जो क्रिएट करते हैं उनका नेचर वर्चुअल होता है और वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, इरेक्ट होती है वो, एज वेल एज रियल इमेज क्रिएट करता है, बट वो उस समय इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है। अगर वो रियल क्रिएट करेगा तो इन्वर्टेड होगी और वो वर्चुअल क्रिएट करेगा तो इरेक्ट होगी। आगे बात करते हैं, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज क्रिएट करता है, कॉनकेव मिरर डिमिनिश मतलब छोटे साइज की भी क्रिएट कर सकता है, सेम साइज भी क्रिएट कर सकता है और मैग्नीफाइड मतलब बड़े साइज की इमेज भी क्रिएट कर सकता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है कि नीता जो है हियर अ साउंड ऑफ लाइटनिंग आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब उसको आसमान में बिजली कड़कते हुए तो दिखी बट उस बिजली की आवाज उस तक 4 सेकेंड के बाद पहुंची। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो बिजली कड़की वो उससे कितने दूरी पे थी। देखो सिंपल सा सवाल है यहाँ पे, आप यहाँ पे अच्छे से समझो कि आसमान में जो बिजली यहाँ पे कड़की वो उसने देख तो ली बट उसकी आवाज उसके पास 4 सेकेंड के पास पहुंची। तो आवाज पहुंची मतलब साउंड ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करते करते साउंड को कितने सेकंड लग गए, 4 सेकंड। तो यहाँ से वो जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस किसके बीच का था, वो था नीता नीता और वहां क्लाउड में जहां वो बिजली क्रिएट हुई थी उसके बीच की वो दूरी थी। क्वेश्चन ये पूछा कि डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग, कि वो बिजली उससे कितने दूर पे चमकी या यू कैन से लाइटनिंग या कड़की। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो आपको यहाँ पे साउंड का वेलोसिटी दे रखा है 340, तो यहाँ पे हम साउंड का वेलोसिटी पुट कर देंगे। डिस्टेंस आपको नहीं पता है बट आपको टाइम पता है, टोटल 4 सेकंड उसको लगे। यहाँ पे डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दिस इज बिकम 340 इंटू 4 और यहाँ पे डी बचेगा। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आपको यहाँ पे मीटर में लिखना है और कमेंट करके बताना है कि आपका ये डिस्टेंस कितना आया है। आई होप सो आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आपको मल्टीप्लाई करते आता होगा। ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज है, कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द राइट अबाउट आर्टिफिशियल फूड कलर एंड सब्सटेंस यूज इन देम एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट। 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है आर्टिफिशियल फूड कलर के बारे में अगर बात करें तो जो पहले हम बात करेंगे नेचुरल फूड कलर की। तो नेचुरल फूड कलर डिराइव फ्रॉम द सीड्स, बीटरूट, फ्लावर्स, बट हमें आर्टिफिशियल फूड कलर के बारे में बोला, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो आर्टिफिशियल फूड कलर जो होते हैं इंक्लूड्स टेट्राजीन्स, सनसेट येलो, एक्सटेंसिव यूज बट कैन बी हार्मफुल। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं वो लिखा हुआ, टेट्राजीन हुए, सनसेट येलो, ये सारे आर्टिफिशियल फूड कलर है और ये थोड़े से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सब्सटेंसेज यूज, पाउडर, सब्सटेंसेज यूज इन देम, तो इनमें से कौन से, तो पाउडर, जेल्स, पेस्ट एडेड इन द आइसक्रीम्स, कैंडीज, सॉसेस, इन सारे सब्सटेंस में आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इनके हार्मफुल इफेक्ट है, मैनी कंटेन लीड और मर्क्यूरी, हार्मफुल विथ एक्सेसिव कंजम्पशन। ये अगर लीड और मर्क्यूरी इनमें प्रेजेंट होती है, ज्यादा अगर आप कंजप्शन करते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल होंगे। एक्सेसिव कंजम्पशन लिंक टू डिसीज लाइक एडीएचडी, एक बीमारी का नाम है, स्पेशली इन द चिल्ड्रंस, और बच्चों में ये बीमारी ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। पहला तो ब्लीचिंग पाउडर का मेन काम होता है डिसइंफेक्शन करना, मतलब अगर किसी भी स्विमिंग पूल में या किसी भी पानी में अगर गंदगी बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको मारने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ, कपड़ों के ऊपर की गंदगी को हटाने के लिए, डाई को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल की जाते हैं। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन अलोंग रोड साइड एंड गार्बेज साइड, जहाँ पे भी गार्बेज साइड और रोड साइड पे गंदगी अगर पास आती है बारिश के समय वगैरह में, तो आपने देखा होगा गार्बेज एरिया में व्हाइट पाउडर डाला रहता है जिससे स्मेल कम हो जाती है या कई गुना रिड्यूस हो जाती है। इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन ईयर, इंसान कहाँ तक कौन सी फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है, तो वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के साउंड के फ्रीक्वेंसी को सुन पाता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड की जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी स्मॉलर देन 20 हर्ट्ज आप देख पाओगे। और राइट टू एग्जांपल्स ऑफ इंफ्रासाउंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं, पैराग्राफ दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन उसके बेस पे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे कार्बन्स के बारे में बताया कि अलग अलग जो कोयले मिलते हैं उन कोयले का क्या मतलब जैसा जब भी कोयला बनता है, कोल बनता है, सॉरी कोयला नहीं बोला है, कोल बनेगा, तो कोल का जो लेवल होता है वो अलग अलग लेवल से गुजर के जाता है। पहला जो लेवल होता है कोल का वो होता है पिट, जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है लेस देन 60%। दूसरा तो वो कोयले की आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है 60 to 70% कार्बन का प्रेजेंट होता है लिग्नाइट में, और वो है सेकेंड स्टेप है कोल की। तीसरा है बिटुमिनस जिसके अंदर 7 to 90% कार्बन का प्रेजेंस होता है, और वो थर्ड स्टेप है कोल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेरिमेंटली। तो पहले केमिकल यूज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, पहला है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने बोला है तो ये हो जाएगी यहाँ पे बैलेंस के, यहाँ पे एरो हमको बनाना है इस तरीके से, तो ये है एक तरीके का बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हुए दिख रहा होगा। एपर्टस यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो आपको इस एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का एपर्टस का इस्तेमाल किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो डायग्राम में आपको एपर्टस दिख रहा है, जैसा राउंड कॉनिकल राउंड फ्लास्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे ट्यूब्स आपको दिख रही है, उनके बारे में आपका नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेसेस भरने हैं, जैसा ये पहला वाला, पहले वाले में आएगा NaOH, दूसरे वाले में यहाँ पे आएगा MgCl2। एक्चुअली ये है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने का तरीका, जैसा MgCl2 जो होता है
किसी भी वाटर को हार्ड बना देता है, वो वाटर साबुन के साथ अच्छे से जाग या लेदर नहीं बना सकता है। जैसे हम उसके अंदर वॉशिंग सोडा डालते हैं तो वो MgCO3 में कन्वर्ट हो जाता है और पानी आपका सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे, जैसा यहाँ पे हम वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10H2O दिस वाज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हमें कम करना पड़ता है और एक डॉट H2O बचता है। ये हो जाता है आपका वॉशिंग सोडा। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में आपको दे रखे हैं। यहाँ पे हम वाटर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं एक तरीके। आगे राइट, 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा और मैंने यहाँ पे आपको लॉज दे रखे हैं जिनको आप रीड कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वेरी गुड, 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u होता है। तो मैग्निफिकेशन हो जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वापस से सेम क्यों दे रखा है वो समझ में नहीं आया, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर करना है। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विद डायग्राम, तो यहाँ पे इस वाले पूरे डायग्राम के बेस पे और एक्सप्लेनेशन करना है कि साउंड का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है, फॉर बायोगैस प्लांट नेम द फॉलोइंग। पहला है सब्सटेंस यूज फॉर डिकम्पोज। तो बायोगैस में प्लांट में कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, तो वो होता है एनिमल डग, ड्राई लीव्स, वेट गार्बेज गेट डिकम्पोज बाय द एनएरोबिक माइक्रोब्स इन द बायोगैस प्लांट। तो एनएरोबिक माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके एनिमल्स डग ड्राई लीव्स को डिकम्पोज किया जाता है, उनको सड़ा सड़ा के उनमें से बायोगैस क्रिएट की जाती है, जैसा मीथेन। बायोगैस कंटेंट, बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज क्या है वो पूछा था, तो 55 to 60% मीथेन गैस होती है बायोगैस में। आगे हम बात करेंगे राइट बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेस आपको दे रखी, दो प्रोसेस है, दो स्टेप्स को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ एसिड और बाद में है वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आके ऑर्गेनिक एसिड को क्या करता है, एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक एसिड, मतलब ये जो एसिड बना था पहले स्टेप में इस पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर लेता है मीथेन गैस के अंदर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें यहाँ पे लिखनी है। और लास्ट है ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम ऑफ द बायोगैस प्लांट। तो आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, तो सारे दोस्तों की हेल्प करनी हो तो उनको शेयर जरूर करना और चैनल को सबसे इम्पोर्टेंट बात सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चैनल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब्सक्राइब कर दो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।